हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कविशा टेक सॉल्यूशन में। अभी आज का जो वीडियो है, इससे पहले कि आप जानते हो कि हमने मित्सुबिशी का एक हिंदी ट्यूटोरियल लॉन्च किया था जिसमें हमने ब्रीफली GX वर्क्स 2 सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। और उस सॉफ्टवेयर को हमने कुछ प्रोग्राम एक सिंपल सा बना के दिखाया था उस टाइम। तो अभी क्या हम इसी को आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं, उसी के अंदर एडिशन करते हुए हम टाइमर्स देखेंगे, फिर काउंटर्स देखेंगे, फिर इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, फिर जो एप्लीकेशन फंक्शंस, इस तरीके से ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो ये उस लेक्चर का सेकंड पार्ट है। अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो मैं ऊपर दिए हुए आई बटन के अंदर उस लेक्चर को डाल दूंगा, आप उसे इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको टाइमर्स के बारे में जो कि मित्सुबिशी पीएलसी के अंदर यूज्ड होते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है देखनी है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप लोगों के पास अभी टाइम नहीं है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि जब भी टाइम हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो इन शॉर्ट नोट हमने एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रखी है और बहुत शॉर्ट टाइम में, थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा बिकॉज हम सब चीज़ें कवर करने वाले हैं टाइमर से रिलेटेड, एफ एक्स सीरीज़ की मोस्टली पीएलसीज में जो यूज़ होती है मित्सुबिशी की। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो हम थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। तो ये जो हमारा इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव है, या फिर इसके अंदर हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं: ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, टाइम के इंस्ट्रक्शन, टाइमर्स के इंस्ट्रक्शन, प्रीसेट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइमर्स, क्या क्या टाइमर्स अवेलेबल होते हैं, टाइप्स ऑफ टाइमर क्या क्या होते हैं, रिटेंटिव टाइमर्स कौन सी रेंज के होते हैं, टाइमर फंक्शन के साथ एग्जांपल्स क्या, हम कहाँ पे उसे यूज़ कर सकते हैं, टाइमर्स को हम रूटीन्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक्यूरेसी और एसटीएमआर, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मोस्टली आप ये देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें हमने कंक्लूड कर रखी है कि ये सब चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। साथ साथ हमने GX वर्क्स 2 भी ओपन कर रखा है, जिसमें कि अगर हमें एप्लीकेशन कोई चीज़ करके देखनी रहेगी तो हम वो भी करके देखेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आए कि हम टाइमर्स कैसे यूज़ करने वाले हैं, कौन से टाइमर क्या है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखते हो ऑब्जेक्टिव में हम क्या बेसिक ऑफ टाइमर समझेंगे, टाइमर कौन कौन से यूज़ होते हैं FX सीरीज पीएलसी में। FX3U मोस्टली हम इसलिए टेक कर रहे हैं बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। मोस्टली FX सीरीज़ की PLCs FX3U सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, अब तो FX5U भी यूज़ होने लग गई है। बट FX3U को हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। बट आप देख सकते हो मैनुअल वाइज इनके टाइमर की रेंज डिफरेंट होती है, वो इन्फॉर्मेशन आपको मैनुअल से मिल जाएगी, बस एक बार आइडिया मिल जाएगी कौन कौन से टाइमर होते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे, हम टाइमर्स के फंक्शन को रूटीन्स में कैसे यूज़ करें, एक्यूरेसी में टाइमर्स को कैसे यूज़ करें, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं टाइमर किस लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली टाइमर एक तरीके से काउंटर ही होते हैं जो कि क्या क्लॉक पल्स को काउंट करते हैं, जो कि 1 मिली सेकेंड की है या 10 मिली सेकेंड की है या 100 मिली सेकेंड की है, उसी के बेसिस पे क्लॉक पल्स को काउंट करते हैं। मिली सेकेंड का मतलब आप समझ सकते हो 1 × 10⁻³ आ गया, वो सेकेंड हो गया। सेम इसी तरीके से 10 × 10⁻³ सेकेंड्स, 100 × 10⁻³ सेकेंड्स। तो आप इस तरीके से इसे कंक्लूड कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो टाइमर के अंदर हम, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, मैं एक पीएलसी सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट खोल के, आप लोग भी कर सकते हो। FX3U सिलेक्ट किया, ओके किया। जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पे मेरे पास एक विंडो, प्रोग्रामिंग विंडो बन के आ जाएगी जहाँ पे मैं अपने पीओयू को क्या कर सकता हूँ, अपने पीओयू को प्रोग्राम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो, मैं जैसे ही 1 प्रेस करके M0 और टाइमर, टाइमर के लिए मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं टी का नंबर, टाइमर का नंबर एंड K 100। तो यहाँ पे जो स्पेस देना पड़ेगा हमें, यहाँ पे जो हम टाइमर हमने यूज़ किया, यहाँ पे टाइमर टी मीन्स टाइमर, जीरो मीन्स उसका नंबर, के मीन्स कांस्टेंट है जो कि हम कितना इसे रन कराना चाहते हैं। अगर 100 रन कराना चाहते हैं, 2000 रन कराना चाहते हैं, 3000 रन कराना चाहते हैं, तो ये उसका कांस्टेंट हो गया। तो इस तरीके से हमारा टाइमर मित्सुबिशी पीएलसी के सॉफ्टवेयर में हम डाल सकते हैं। तो अभी क्या, मेरा जैसे ही मैं M0 को ऑन करूंगा, टाइमर की क्लॉक पल्स के डिपेंड के, मतलब T0 की जो रेंज है वो किस क्लॉक पल्स के बीच में आता है। अगर इसकी क्लॉक पल्स 1 मिली सेकेंड की है तो उसके अकॉर्डिंग ये इसको
काउंट करता जाएगा, हर क्लॉक पल्स पे इसे बढ़ाता जाएगा। जब 100 होगा तो ये हमें एक डन बिट दे देगा। सेम इसी तरीके से और भी रेंज है, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अभी सेट वैल्यू हमने जैसे ही देखा कि के में हम कांस्टेंट डाल सकते हैं, के की जगह अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ पे डेटा रजिस्टर भी डाल सकते हैं। डेटा रजिस्टर में कुछ वैल्यू हमने मूव कर दी, मींस अगर आप मान लो मेरे को डेटा रजिस्टर HMI से इस टाइमर के अंदर वैल्यू मूव करनी रहेगी तो मैं यहाँ पे डी यूज़ कर लूँगा। सेम इसी तरीके से डी यूज़ कर लूँगा। सेम कॉपी, M1 और यहाँ पे T1 के साथ डी 100 डाल देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से मैंने ये यूज़ कर लिया डेटा रजिस्टर। तो अभी आप देख सकते हो टाइमर, दो तरीके के टाइमर हो गए, जिसमें एक तो हमने डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू मूव कर दी, एक में हमने डायरेक्ट डेटा रजिस्टर यूज़ किया। अब ये जो डेटा रजिस्टर है, इसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी? आएगी HMI से या फिर किसी भी यूज़र इंटरफेस से। तो ये आप डाल सकते हो, तो यहाँ पे फिर वो टाइमर उस हिसाब से हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि ये टाइमर कौन से होते हैं और कितना हमें क्लॉक पल्स डालना रहेगा, फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। टाइमर की इंस्ट्रक्शन आपने देखी, जो कि मैंने आपको दिखा दी। आउटपुट कॉइल में टी डालना है, उसका नंबर डालना है, और प्रीसेट्स मींस उसका क्या कांस्टेंट या फिर रजिस्टर कौन सा यूज़ करने वाले हैं, वही उसकी प्रीसेट वैल्यू हमने प्रीसेट कर दी। और जैसे ही वो अपनी प्रीसेट वैल्यू को, मींस जो इसके अंदर वैल्यू डली हुई है, उसको अचीव करेगा तो टाइमर हमें डन बिट दे देगा। और जब तक अचीव नहीं करता तब तक वो एनसी रहेगा। तो ऐसा हम समझते हैं। अभी हम ये दोनों चीज़ें करके देखेंगे। तो करने के लिए पहले तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइमर के बेस को समझते हैं कि कितने क्लॉक पल्स के हिसाब से वो काउंट करेगा। तो अभी आप देख सकते हो टाइमर के बेस तीन तरीके के मित्सुबिशी की पीएलसी में अवेलेबल है। 1 मिली सेकेंड की बेस पल्स है, 10 मिली सेकेंड की है, 100 मिली सेकेंड की। अगर इसे मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करूं तो ये आप समझ सकते हो 0.001 सेकेंड। सेम इसी तरीके से इसे कन्वर्ट करूँ तो आप इसे समझ सकते हो 0.01 सेकेंड। सेम इसी तरीके से इसे कन्वर्ट करूँ तो इसे आप समझ सकते हो 0.1 सेकेंड की क्लॉक पल्स देगा, और उसी के हिसाब से टाइमर की वैल्यू हमें काउंट करनी रहेगी। अभी हम टाइमर भी चला के देखेंगे। तो एक्यूमुलेटर में क्या, उसका करंट स्टेटस देखता रहेगा। जैसे ही डन बिट आएगी तो वो टी ऑन, और जैसे ही डन बिट आएगी तो वो एनओ दे देगा, और जब तक नहीं आती तब तक वो एनसी रहेगा। तो अभी आप देख सकते हो ये सब चीज़ें हमने एट्रीब्यूट्स, जो भी प्रॉपर्टी है टाइमर की समझी। प्रीसेट क्या, प्रीसेट हम डिफाइन कर सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकता है और डेटा रजिस्टर भी हो सकता है। टाइमर का बेस, अब अगर मान लो मैं यहीं पे टाइमर, अभी मैंने T0 यूज़ किया है, अगर मैं यहीं पे T40 यूज़ करूँगा, T250 यूज़ करूँगा, तो वो उसका बेस अलग हो जाएगा, टाइमर का बेस अलग हो जाएगा। और बेस की इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलती है? मेरे को वो मिलती है मैनुअल से, उस पर्टिकुलर पीएलसी की मैनुअल से वो बेस की इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर अब मैं इसे 250 की रेंज में ले जाता हूँ इस टाइमर को, तो अभी ये 250 की रेंज में जैसे ही मैं लेके गया इसे, तो ये क्या होगा, इसका बेस डिफरेंट हो जाएगा। अब मैं इसका डेटा रजिस्टर भी चेंज कर देता हूँ, मैं इसका के की वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ। तो अभी देखना, इसके बेस वैल्यू में ये जल्दी ऑफ हो ऑन हो जाएगा, ये लेट से ऑन होगा, या फिर ये जल्दी ऑन होगा, ये लेट से ऑन होगा। बेस वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है कि 0.01 सेकेंड की क्लॉक पल्स फास्ट आएंगी, 0.1 सेकेंड की क्लॉक पल्स स्लो आएंगी उसके कंपैरेटिव। तो उसी हिसाब से इसकी डन बिट हो सकता है फास्ट आ जाए, इसकी ना आए। तो इस तरीके के कंपैरिजन अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर में। तो आपको टाइमर की इंस्ट्रक्शंस में हमें क्या यूज़ करना है, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आउटपुट कॉइल कैसे है, एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, और अभी हम रिटेंटिव और नॉन रिटेंटिव टाइमर्स हम देखेंगे आगे। तो रिटेंटिव बेसिकली क्या है, जिसमें क्या जो भी वैल्यू चली, मींस जितने भी उसने क्लॉक पल्स दिए, तो वो उसको हमेशा ऑन करके रखेगा। मींस अपने को याद करके रखेगा कि मैंने 50 चल दिए हैं, दोबारा नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो ऑन होगा तो 50 से आगे बढ़ना चालू करेगा। अगर वो नॉन रिटेंटिव होगा तो वो क्या करेगा कि वो वैल्यू को अपनी भूल जाएगा। अगर मैं इसे ऑनलाइन लेके चलता हूँ, सिमुलेशन ऑन कर देता हूँ, तो थोड़ा सा हम इसे समझते हैं।
यस, हम गए ऑनलाइन मोड में। देखिए, अभी जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ, ये काउंट करना चालू, आप देख रहे हो कि जैसे बढ़ रहा है। इसे मैंने कर दिया बंद, वो हो गया ज़ीरो। इसे मैंने कर दिया बंद, लेकिन यहाँ पे क्या है 59, बिकॉज 250 वाली जो रेंज है वो रिटेंटिव है। मीन्स वो अपने क्लॉक पल्स के काउंट को हमेशा याद रखेगा। लेकिन T0 वाली जो रेंज है वो रिटेंटिव नहीं है, तो हमेशा भूल जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर हमें ज़ीरो वापस से करनी रहेगी तो हमें इस टाइमर को रीसेट करना रहेगा। रीसेट हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें एक इंस्ट्रक्शन और यूज़ करनी पड़ेगी। पहले तो हमें चलना पड़ेगा ऑफलाइन मोड में, बिकॉज सिमुलेशन हम ऑनलाइन चेंज नहीं कर पाते। तो मैं इसे M3 करके एक प्रोग्राम डाल देता हूँ, रीसेट T250 डाल देता हूँ। तो अभी टी डाला भूल गया, टी डालता हूँ, जैसे ही डालूंगा तो यहाँ पे एक चेंज होके आ जाएगा। तो अभी जैसे ही फिर से हम ऑनलाइन चलते हैं, जैसे ही हम M3 ऑन करेंगे, अभी ये प्रोग्राम लोड नहीं हुआ है, तो इसे मेरे को लोड भी करना रहेगा। जितनी भी बार मैं चेंज करता हूँ, मेरे को हर बार प्रोग्राम लोड करना रहेगा, तभी उसका इफेक्ट प्रोग्राम और फिजिकली दिखेगा। ऑनलाइन मोड में जब एक्चुअल पीएलसी होती है तो मैं चेंज कर सकता हूँ, बट ऑफलाइन में नहीं कर पाता। देखिए, अभी जैसे ही मैंने M3 प्रेस किया, वो अपनी वैल्यू रीसेट हो गई। अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऑन कर देता हूँ। आप देखो किसकी क्लॉक पल्स फास्ट आ रही है। तो अभी आप ऊपर वाला देख रहे हो, तो लगभग ऑलमोस्ट सेम क्लॉक पल्स ही आई हैं। लेकिन अब मैं इसे अगर ऑफ कर दूंगा, इसकी वैल्यू अभी भी 100 पड़ी हुई है। 100 पड़ी हुई है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि रिटेंटिव टाइमर अपनी वैल्यू को गेन करके रखेगा। तो जब भी मुझे इसकी वैल्यू ज़ीरो करनी होगी, तो मुझे एक लॉजिक बनाना पड़ेगा उसे रीसेट करने के लिए। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर यहाँ पे आ ही गए हैं तो। T0, अच्छा, मॉनिटर मोड में पड़े हैं, इस वजह से ऐसा हुआ। T0750, सेम इसी तरीके से T250, Y1। फिर से लोड कर देते हैं इस कोड को। अभी ये कोड हमारा लोड हो चुका है, मॉनिटर करते हैं इसको। तो अभी आप देखिए, जब तक कि एक चीज़ और डाल देता हूँ मैं इसमें, ताकि मॉनिटर करने में थोड़ा सा समझ में आए। यस, मैं इसे लोड कर देता हूँ। यस, ओके। तो अभी आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी।
मैं जैसे ऑनलाइन मॉनिटर मोड में जाता हूँ, अभी आप देख रहे हो ये एनसी है, बिकॉज अभी क्या मेरा टाइमर की जो प्रीसेट वैल्यू है उसको उसने अचीव नहीं किया है, तो इसलिए ये एनसी है जिसकी वजह से आउटपुट ऑन है। अब मैं जैसे ही इसे ऑन कर दूंगा, देखिएगा ये टाइमर काउंट करना चालू कर देगा, सेम इसी तरीके से नीचे वाला भी काउंट करना चालू कर देगा, और कुछ टाइम बाद जो भी हमने टाइम प्रीसेट डाल रखा है आउटपुट बंद हो जाएगी और वो ऑफ होके ऊपर वाली ऑन हो जाएंगे। अभी 250 वाला टाइम जैसे ही ऑन होगा ये होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये एनओ कब होगा, जब इसकी डन बिट आएगी तो ये एनओ हो जाएगा, और जब तक डन बिट नहीं आती रहेगी तो एनसी हो जाएगा। तो अगर मेरे को ऑन डिले टाइमर मीन्स ऑन, जैसे y0 के आउटपुट को ऑन करने के लिए डिले डालना था तो मैंने टाइमर यूज़ किया, और ऑफ करने के लिए भी डिले डालना था, जैसे y2 को मैंने थोड़ी देर बाद ऑफ किया, कितनी देर बाद ऑफ किया, उसके कुछ सेकंड्स बाद ऑफ कर दिया। तो उसी तरीके से मैंने इधर भी टाइमर में डिले डाल दिया, तो ये ऑफ डिले हो गया, ये ऑन डिले हो गया। मीन्स इसको ऑन करने में हमें कितना डिले डाला, आफ्टर सम टाइम्स वो ऑन हुआ, और ये आफ्टर सम टाइम्स ये ऑफ हुआ। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ऑन डिले और ऑफ डिले और रिटेंटिव टाइमर आपने यहाँ पे इस एग्जांपल में देख लिए। तो अगर मैं अभी बिट्स को ऑफ कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि रिटेंटिव टाइमर्स की वजह से क्योंकि अभी यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे फ़र्क क्या आया, जो T0 था उसकी डन बिट क्यों ऑफ हो जाएगी, बिकॉज उसके अंदर वैल्यू प्रीसेट जीरो चली जाएगी, प्रीसेट जीरो चली जाएगी, तो जीरो चली जाएगी तो फिर वो डन दे नहीं पाएगा। बट रिटेंटिव के केस में क्या, वो डन देता रहेगा, जब तक डन देता रहेगा जब तक कि उसकी प्रीसेट वैल्यू जीरो से कम ना हो जाए, तब तक वो डन देता रहेगा। तो अभी प्रीसेट मैच कर रही है, बिकॉज प्रीसेट आपने 100 सेट की थी और टाइमर ने भी 100 काउंट कर रखे हैं एज पर हिज मेमोरी, तो उस वजह से यहाँ पे डन आ रही है। जैसे ही मैं इसको रीसेट कर दूंगा, जैसे ही रीसेट करूंगा अपना, ये वाला आउटपुट भी ऑफ हो गया, तो y1 भी ऑफ हो गया, अभी हमारे दोनों नीचे के आउटपुट ऑन है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि टाइमर, रिटेंटिव टाइमर, और प्रीसेट वैल्यू क्या होती है टाइमर की, डन बिट क्या होती है, एनओ क्या होता है, ये डन बिट है, ये एनसी है। तो अगर हमें ऑफ डिले टाइमर बनाना है या ऑन डिले टाइमर बनाना है तो आप लोग बना पाएंगे। बाकी अब दोबारा से हम चलते हैं उधर उस लेक्चर पे। तो अभी हमने टाइमर के सिलेक्शंस के बारे में देख लिया। प्रीसेट की लेंथ हम अप साइड भी रख सकते हैं, डाउन साइड भी रख सकते हैं। प्रीसेट द लेंथ ऑफ अ टाइमर रन्स बिफोर फिनिशिंग, मतलब प्रीसेट वही है कि हम कितना लंबा टाइमर को रख रहे हैं या क्या लेंथ है उसकी। अब टाइम का बेस आपको मैंने बताया कि भाई सेकंड्स के, 1 मिली सेकंड्स का भी हो सकता है, 10 मिली सेकंड्स का भी हो सकता है, 100 मिली सेकंड्स का भी हो सकता है। 16 बिट का टाइमर का जो रेंज है वो 1 से लेके 32 तक का होता है, ये डाउन साइड नहीं होता, ये सिर्फ अप साइड होता है। टाइमर के प्रीसेट आप कांस्टेंट से भी डिफाइन कर सकते हो और डेटा रजिस्टर मींस वेरिएबल से भी डिफाइन कर सकते हो। तो डिले कितना हुआ, प्रीसेट मल्टीप्लाई टाइम बेस। अगर मैं देखूं इसका T0 का प्रीसेट कितना हुआ, प्रीसेट 100 है और इसका टाइम बेस क्या है, 1 मिली सेकेंड। तो अगर मैं 100 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 मिली सेकेंड से, तो क्या होगा हमारा, 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1.1 सेकेंड का ये हमें डिले देगा। अगर मैं इसे 1000 कर देता हूँ, इसके प्रीसेट वैल्यू को 1000, तो ये 1 सेकेंड का हमें डिले दे देगा। ओके, तो इसी तरीके से अब आगे हम एग्जांपल में देखते हैं। जैसे कि अगर मेरे को 33 सेकेंड्स का डिले चाहिए, अगर मुझे इतना डिले चाहिए तो मैंने प्रीसेट टाइमर बेस हमने यूज़ किया है 100 मिली सेकेंड्स का, सॉरी 10 मिली सेकेंड्स का। 10 मिली सेकेंड्स मीन्स 0.0 सेकेंड्स यूज़ किए, तो हमने क्या, हमें डिले देना है 33 का अगर हमें डिले देना है और हमारे पास टाइम बेस इतना है, तो मुझे इसमें वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी, 3030। तो इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर 3030 वैल्यू डालूंगा तो वो क्या होगा, 33.3 सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो इसे भी मैं डाल के चेक करूंगा। तो इस तरीके से आप भी देख सकते हो, अपने टाइमर का बेस चेक करो, प्रीसेट आप कितना डालना चाह रहे हो उसी के हिसाब से अपना
डिले कितना डाल रहे हो उसी के हिसाब से आपका प्रीसेट आ जाएगा। तो प्रीसेट आप निकाल लोगे, कभी भी आपको कोई टाइमर का प्रीसेट निकालना है कि उसमें आपको उसकी लेंथ कितनी लंबी रखनी है, तो आप अपने हिसाब से उसका बेस देखो कौन सी रेंज का है वो टाइमर। अगर 10 का है तो 10 वाला डाल दो, वो उस हिसाब से डाल दो। अगर भाई 100 का है, सेम इसी तरीके से अगर मेरे को इस बेस का 100 मिली सेकेंड वाले बेस का टाइमर यूज़ करना रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, 100 के बेस के हिसाब से जो मेरी प्रीसेट आएगी 33। तो इस तरीके से आप उसके अंदर मैं वैल्यू डालूंगा के 33। अब बात आती है मेरे को बेस कैसे पता चलेगा। बेस पता चलेगा मेरे को मेरी मैनुअल से कि किस रेंज में कितने बेस के आते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हो FX3U PLC के अंदर टोटल 512 टाइमर अवेलेबल है, जो कि क्लासिफाइड है इस तरीके से। जीरो से जो T190 का जो बेस है वो क्या है, 100 मिली सेकेंड का है। और 100 मिली सेकेंड मीन्स आप अभी जानते हो 100 मिली सेकेंड का अभी हमने डिस्कस किया। 100 मेरे को अगर 33 सेकेंड्स बनाने हैं तो मेरे को क्या क्या मल्टीप्लाई करना रहेगा उसे 100 मिली सेकेंड्स को मेरे को मल्टीप्लाई करना रहेगा, और 33 मेरे को आ जाएगा। 100 मिली सेकेंड्स मीन्स 0.1 सेकेंड्स को मेरे को डिवाइड करना रहेगा। 33.3 सेकेंड्स को मेरे को डिवाइड करना रहेगा 0.1 सेकेंड से। या फिर आप ये कह सकते हो कि मेरे को 33.3 सेकेंड्स को मल्टीप्लाई करना रहेगा 100 से, तो मेरे को मेरा बेस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप 100 मिली सेकेंड से तो मेरे को मेरा प्रीसेट मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है यहाँ, सबको होती है, बट टू बी वेरी क्लियर, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रखनी तो आप इस चीज़ को यूज़ करो कि आपको डिले कितना डालना है। डिले जितना भी है, जैसे मीन्स अगर मैं इधर मान लूँ 33 का मुझे डिले डालना है और टाइम बेस मेरा इतना है, बस उसको मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करके, मिली को सेकंड्स में कन्वर्ट करके उसे उसे डिवाइड कर दिया और मेरा प्रीसेट की वैल्यू आ गई। सेम यही फार्मूला हमने यहाँ पे भी यूज़ किया। 100 मिली सेकेंड्स का टाइमर मीन्स 0.1 सेकेंड का था, और डिले की जगह हमने जो डाला था उसको, जितना डिले हमें डालना उसको डिवाइड कर दिया हमने सेकंड से। तो इस तरीके से हमारे पास प्रीसेट की वैल्यू भी आ गई। अब प्रीसेट की वैल्यू आ गई तो उस तरीके से हम टाइमर की लेंथ डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारा 100 मिली सेकेंड्स का है तो हम ये वाली रेंज है तो हमारा 100 मिली सेकेंड्स का होगा और अप साइड ही काउंट करेगा। सेम इसी तरीके से 200 से 250 वाली 45 वाली रेंज है तो हमारा 100 मिली सेकेंड्स का, सॉरी 10 मिली सेकेंड के पल्स देगा। और इसी तरीके से अगर हमारी रिटेंटिव रेंज अगर हम देखा जाए तो हमारी 256 मीन्स 250 वाली भी हमारी रिटेंटिव है। बट डिफरेंस क्या है, ये हमारी 1 मिली सेकेंड की पल्स दे रहा है, ये 100 मिली सेकेंड्स की पल्स दे रहा है। इसी वजह से T0 और T250 जो हमने लिए थे उन दोनों में कोई डिफरेंस आ नहीं रहा था टाइम का। बट अगर मैं T249 यूज़ कर लूँगा यहाँ पे, तो वो डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, बिकॉज एक 1 मिली सेकेंड की पल्स दे रहा है, एक 100 मिली सेकेंड की पल्स दे रहा है। तो अगर मेरे पास 1 मिली सेकेंड की पल्स होगी तो मेरे को इसमें क्या करना रहेगा, के की वैल्यू 3330 इतनी डालनी दे नहीं सकता। तो इतनी डाल के एक बार अभी चेक कर लेते हैं, बिकॉज इसकी रेंज जो है अपर साइड आपको मैंने देखा था 1 से लेके बट 32,000 समथिंग थी। ओके, कंपाइल नहीं किया। तो अभी आप देख सकते हो ये 100 मिली सेकेंड का पल्स है, यहाँ पे 1 मिली सेकेंड का पल्स है, तो इट इज़ वेरी फास्ट। ओके, हम जाते हैं ऑनलाइन। अभी हम चेक करेंगे कौन सा कितना फास्ट जा रहा है। देखो, ये देखो 1000, देखो अभी वो ऊपर वाला 33 सेकेंड अपने कंप्लीट भी नहीं कर पाया, नीचे वाला कंप्लीट कर चुका है और उसके अकॉर्डिंग आपने आउटपुट
ऑन किए क्यों नहीं? बिकॉज यहाँ पे हमने T250 यूज़ कर रखा है। हमें चाहिए उसका NO मीन्स T249 की डन बिट यहाँ चाहिए, मीन्स उसका NO चाहिए। तो मैं यहाँ पे T249 यूज़ करूँगा, तब जाके मेरा आउटपुट ऑन होगा। अब हाँ, रिटेंटिव टाइमर अगर आप वैल्यू को लोड कर दे रहे हो तो उस केस में क्या, एक तरीके से आपने सारी वैल्यू रीसेट कर दी। मैं हर बार जब प्रोग्राम लोड करूँगा तो उस केस में वो वैल्यू को होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि आपने सब कुछ ओवरराइट कर दिया। तो ये उस केस में ज़ीरो हो जाएगा जो इसके अंदर वैल्यू पड़ी होंगी। बट यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं हुआ। अगर हाँ, वो उस केस में होता है अगर मैं रीसेट करता हूँ पीएलसी को रीसेट करूँगा। अभी तो सेम प्रोग्राम मैंने डाल रखा है, पीएलसी को रीसेट करूँगा तो ये यहाँ पे, यहाँ से कहीं से रीसेट, यस, क्लियर पीएलसी मेमोरी करूँगा, तब उस केस में ये वैल्यू को अपनी छोड़ देगा। पीएलसी को मैं रीसेट स्टॉप करके ही कर पाऊँगा। स्टॉप, यस, और क्लियर पीएलसी मेमोरी एग्जीक्यूट, यस। अभी देखिए यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो अगर मेरे को रिटेंटिव डेटा की वैल्यू ज़ीरो करनी है तो मैं जब भी मैं रीसेट करूँगा अपनी पीएलसी को, तो अपने आप वो वैल्यूज सारी ज़ीरो हो जाएंगी। तो इसीलिए हमेशा हमें प्रोग्राम डाउनलोड और अपलोड करते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। तो अभी आप देख सकते हो, फिर से मैं इसे ऑन करता हूँ। ऊपर वाले की क्लॉक पल्स देखना और नीचे वाले की क्लॉक पल्स देखना। मेरी पीएलसी रन में आई गेस नहीं गई है क्या? यस। एक बार प्रोग्राम लोड भी कर देते हैं। सिमुलेशंस में बहुत सारे ड्रॉबैक रहते हैं, बट फिर भी हमें ये काफ़ी हेल्प करता है प्रोग्राम को सिमुलेट करके चेक करने में। इतना ही बहुत है। ओके, अभी आप देख सकते हो नीचे की 249 वाली। तो अभी आप देखिए आउटपुट तुरंत दे भी देगा ये। ओ, प्रोग्राम ही चेंज नहीं हुआ आई गेस। यस, T249 था, हमने यूज़ नहीं किया। T249, ओके। तो अभी हमने चेंज कर दिया। एग्जीक्यूट, यस। हम्म, दोबारा से हम चलते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि इसमें वैल्यू पड़ी हुई है। अगर मैं इसे रीसेट करूँगा तभी वो वैल्यू जाएगी। अरे यार, यहाँ पे रीसेट भी हमारा 259 नहीं पड़ा है, तो इसे भी हमें 249। ये मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको भी जब भी प्रोग्राम करना रहे तो आप लोग भी इसी हिसाब से करो। बिगनर्स मोस्टली ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उसमें पैनिक नहीं हो रहा कि भाई हमारा रीसेट क्यों नहीं हो रहा। आप चेक करो, आपने कुछ ना कुछ गलती की होगी, और मोस्टली हर किसी से गलती होती ही होती है। तो इस तरीके से अभी आप देख सकते हो, मैं इसे करूँगा रीसेट। जैसे रीसेट हुआ, हो गया सारा सिस्टम क्लियर। अब फिर मैं क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ ऊपर वाला टाइमर और नीचे वाला भी टाइमर ऑन कर देता हूँ। अब देखोगे नीचे वाला फास्ट है बिकॉज उसकी 1 मिली सेकेंड की क्लॉक पल्स है, ऊपर वाले की 100। तो ये रेंज मुझे यहाँ से पता चली, और ये मैंने स्क्रीनशॉट कहाँ से कॉपी कर रखा है, मैनुअल से। और रिटेंटिव टाइमर्स बैकड अप बाय बैटरी होते हैं। अगर बैटरी ड्रेन हो गई तो इनकी वैल्यूज़ भी ड्रेन हो जाएगी जो कि इसने स्टोर कर रखी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें दो तरीके के टाइमर्स हैं मोस्टली, नॉन रिटेंटिव और रिटेंटिव। रिटेंटिव की आपको पता चल गई है रेंज क्या है, ये वाले रिटेंटिव हैं। और ये वाले जो 0 से 199 नॉन रिटेंटिव, और 200 245 भी नॉन रिटेंटिव, और ये 256 से 5
11 वाले भी नॉन रिटेंटिव बट दे आर फास्ट इनफ। सेम इसी तरीके से रिटेंटिव 246 से 255 तक के रिटेंटिव हैं, लेकिन 49 तक की रेंज फास्ट वाली है, 55 वाली रेंज जो है स्लो वाली है। तो इस तरीके का ये टाइमर है। नॉन रिटेंटिव रिटेंटिव हो गया। हाई स्पीड आपको समझ में आ गया भाई, 100 मिली सेकेंड वाली जो पल्स है वो क्या होगी, फास्ट होगी या स्लो होगी, स्लो। 1 मिली सेकेंड वाली जो पल्स है वो वेरी फास्ट होगी, ठीक है ना। तो ये वाली जो पल्स है, आपको अभी आपने देखा भी कि यहाँ पे जो टाइमर है 249 वाला, ये अभी तक काउंट करके बैठ गया और ये अभी तक काउंट भी नहीं कर पाया, तो ये इसकी फास्ट है बहुत और इसकी स्लो है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा टाइमर फास्ट है कौन सा स्लो है। सेम इसी तरीके से बेसिस आपको पता चल गया टाइमर के बेस क्या होते हैं, प्रीसेट आप क्या सेट कर सकते हो, लेंथ आप कितनी रख सकते हो, डिले की कैसे चीज़ें चेक करनी है, आपको सब समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो FX सीरीज़ की जो PLCs है उसमें क्या टाइमर की रेंज है, कौन सा रिटेंटिव है। FX 1S में रिटेंटिव रेंज है नहीं, 1N के अंदर है रिटेंटिव, 2N के अंदर है, 2N के अंदर है, 3U के अंदर भी है और 3S के अंदर भी है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो रिटेंटिव टाइमर वही होते हैं जो करंट वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। अभी हमने प्रैक्टिकली देखा, तो उसे हमें अलग से क्या रीसेट करना पड़ता है, जो कि हमने चेक कर लिया। और 1 सेकेंड 1 मिली सेकेंड वाला भी चेक कर लिया, 10 मिली सेकेंड वाला मीन्स 100 मिली सेकेंड वाला भी चेक कर लिया। वहाँ पे आई गेस थोड़ी सी गलती हो गई है, ये 100 मिली सेकेंड का है, तो ये हमने चेक कर लिया। अभी आप देख सकते हो हमने ये एग्जांपल ऑलरेडी चेक किया है। X0 क्या इनपुट था, इनपुट की जगह हमने एक टाइमर मेमोरी लगाई, मेमोरी के टाइमर से मेमोरी के NO से हमने एक टाइमर चलाया, या इनपुट से हमने एक टाइमर चलाया जिसकी प्रीसेट हमने के 255 रखी और उसके डन बिट से हमने आउटपुट ऑन कर दिया। जैसे ही जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा, जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा, तो मैंने क्या किया, टाइमर ऑन कर दिया। ऑन करते ही टाइमर को काउंट करना चालू हो गया। जैसे ही 255 आएगा वो आउटपुट को ऑन कर देगा और साथ ही जैसे मैं इसे ऑन करूँगा टाइमर की वैल्यू D0 में जाननी चालू हो जाएगी। तो ये टाइमर का फंक्शन है, ये टाइमर के एक्यूमुलेटर की तरह काम करेगा। यहाँ पे भी हमें डेटा रजिस्टर हम दो तरीके की यूज़ कर सकते हैं, रिटेंटिव नॉन रिटेंटिव। उसी के बेसिस पे हम टाइमर को रिटेंटिव और नॉन रिटेंटिव बना सकते हैं। नॉन रिटेंटिव टाइमर्स को भी हम रिटेंटिव टाइमर्स बना सकते हैं बाय यूजिंग डेटा रजिस्टर्स विच कैन होल्ड द वैल्यू। तो इस तरीके से एग्जांपल आप देख सकते हो। ये एक्सरसाइज मैं आपको देता हूँ कि अपने पास एक इनपुट आया, जैसे ही वो इनपुट ऑन हुआ वैसे ही आफ्टर 8 सेकेंड हमारा क्या फ़ैन ऑन हो जाना चाहिए। आफ्टर 8 सेकेंड हमारा फ़ैन ऑन हो जाना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हमें मेरे को 8 सेकेंड्स लेके आने हैं, 8 सेकेंड्स के लिए मुझे इधर क्या वैल्यू डालनी रहेगी प्रोग्राम के अंदर, तो आपको पता है मेरे को 33 के लिए इतनी वैल्यू डालनी पड़ी, तो 8 के लिए आई गेस 800 डालनी रहेगी। 100 मिली सेकेंड्स का है, 100 मिली सेकेंड्स का है। 800 को मैं 100 से जैसे ही डिवाइड करूँगा मेरी डिले आ जाएगी 8 सेकेंड्स। तो इधर मैं 800 डाल दूंगा तो मेरा 8 सेकेंड्स का डिले आ जाएगा। जैसे ही मैं M0 को इनपुट को ऑन करूँगा 8 सेकेंड्स बाद वो आउटपुट को ऑन कर देगा। तो इस तरीके से आप इस एग्जांपल को समझ सकते हो, अपने इस प्रोग्राम को बना सकते हो। मैं इस एक्सरसाइज को, इस PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हो। तो सेम इसी तरीके से अभी यहाँ पे ये देखिए, वही जो चीज़ हमने किया, T0 80 इसमें डाल रखा है, 80 डाल दिया, ओके। 100 मिली सेकेंड्स का टाइमर है हमारा, मीन्स कितने का है 100 मिली सेकेंड्स का टाइमर है हमारा। T0 हमारा 100 मिली सेकेंड्स का है, ओके। मीन्स 100 मिली सेकेंड्स मीन्स 0.1 सेकेंड। अगर मुझे डिले लाना है 8 सेकेंड का, तो मैं क्या करूँगा, 80 डाल दूंगा। 80 डालते ही मेरा ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 मिली सेकेंड्स हम सोच के चल रहे थे, ओके, ठीक है। तो अपना ये 100 मिली सेकेंड्स का है, 80 जैसे ही आप डालोगे एक्चुअल में, फिर ये जो अभी टाइमर चल रहा है ये 30 मीन्स 330 चला गया है इधर। अभी हमारा 333 होना चाहिए था, तब हमारा 33 आएगा बिकॉज ये 100 मिली सेकेंड्स का है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। आपका 8 सेकेंड्स का डिले डालना है तो आप इसी तरीके से चेक करिए। टाइमर का बेस क्या है, 100 मीन्स 0.1 सेकेंड। प्रीसेट आप कितना डालोगे, 8 सेकेंड से इसे डिवाइड कर दो,
8 सेकेंड को इससे डिवाइड कर दो, जैसे ही आएगा वो प्रीसेट आ जाएगा आपकी 80। तो इतनी देर बाद आपका फ़ैन ऑन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये भी एक एक्सरसाइज है जो कि आपको करनी है। हमने इसका सॉल्यूशंस भी डाल रखा है, आप देख सकते हो कि क्या देर आर 3 मिक्सिंग डिवाइस ए बी सी। आफ्टर अ प्रोसेस मिक्सर ए स्टार्ट, 5 सेकेंड बाद 7 सेकेंड बाद ए स्टार्ट होगा, 3.6 सेकेंड बाद बी स्टार्ट होगा और फिर 5 सेकेंड बाद सी स्टार्ट। ऑल रिमेन अंटिल अ मास्टर इनेबल, जैसे ही पहला ऑफ होगा सब ऑफ हो जाएंगे। तो मैंने स्टार्ट का एक पुश बटन बताया और स्टॉप के लिए एक पुश बटन बनाया है, नो एन सी बनाया और ए बी सी में टाइमर लगा दिए जितने जितने के। हमने इस मेमोरी से एक टाइमर चलाया, इसकी मेमोरी से जैसे ही टाइमर चलेगा आउटपुट ऑन, जैसे ही आउटपुट ऑन फिर एक टाइमर चलाया, फिर इसके आउटपुट से एक टाइमर चलाया और इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम बन गया। सेम यही देखिए, हमने एक मेमोरी बनाई, होल्ड करा ली, मेमोरी से टाइमर चलाया, इसके टाइमर से ये आउटपुट ऑन किया, इसके आउटपुट से हमने एक टाइमर चलाया, फिर एक आउटपुट ऑन किया, इस आउटपुट से हमने एक टाइमर चलाया, फिर आउटपुट ऑन टाइमर से हमने एक आउटपुट ऑन कर दिया। इस तरीके से ये आप कर सकते हो। तो ऑफ डिले और ऑन डिले होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे बना सकते हो। अगर आप बोलोगे तो ये एग्जांपल मैं भी बना के दिखा सकता हूँ, बट मैं चाहूँगा कि आप ये ट्राई करो खुद से। तो अगर मेरे को टाइमर बनाना रहे, मेरे को प्रोग्राम बनाना रहे, चलो मैं बना के दिखाई देता हूँ। मैं डालता हूँ x0 हमारा इनपुट था, x1 हमारा आउटपुट था। मैंने इससे एक मेमोरी ऑन कराई m0 0, और मैंने वो ऑन करा ली m0, और जैसे ही m0 आएगा मैंने क्या किया, टाइमर चला दिया t0 के 80 सेकेंड का, ठीक है। और फिर जैसे ही टाइमर ऑन हुआ मैंने क्या किया, t0 जैसे ही ऑन हुआ मैंने डाल दिया y0 ऑन। जैसे ही y0 ऑन हुआ टाइमर के साथ मैंने एक चीज़ और डाली, जैसे ही मेरा m0 ऑन होता है मैं इसका एक्यूमुलेटर कर देता हूँ, मूव करता हूँ डेटा रजिस्टर t0 की वैल्यू डेटा रजिस्टर 100 के अंदर, मीन्स मेरे को उसकी वैल्यू भी पता रहेंगी कि कब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने पहले ये होल्डिंग हमने पहले भी प्रोग्राम में बनाई है, और ये होल्डिंग से हम टाइमर को होल्ड कर रहे हैं ताकि ताकि वो रेगुलर रन करता रहे। तो अभी आप देख सकते हो, इसे मैं कंपाइल करके लोड कर देता हूँ। लोड जैसे ही करूँगा फिर मैं इसे टेस्ट कर पाऊँगा। यस, तो अभी आप देख सकते हो, मॉनिटर मोड में जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो मेरा आउटपुट ऑन नहीं है, बट जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, मैंने छोड़ दिया ऑन करके, टाइमर मेरा चलना चालू। अगर मैं स्टॉप को प्रेस करूँगा तो बंद हो गया, ठीक है। अभी डेटा रजिस्टर के अंदर आप देख सकते हो वैल्यू वही पड़ी हुई है जितना उसने किया था। फिर से मैं दोबारा से इसे ऑन करता हूँ, नहीं इसे जैसे मैंने ऑफ़ किया, फिर से ऑन किया, फिर से ऑफ़ कर दिया, ठीक है। अब मैं स्टॉप जैसे ही करूँगा फिर से बंद हो जाएगा टाइमर, मीन्स मेरा आउटपुट ऑन ही नहीं हो पा रहा, मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, फिर से प्रेस करता हूँ, फिर जैसे ही मैंने प्रेस किया, प्रेस करके छोड़ दिया, इस बार मैं वेट करूँगा आफ्टर 8 सेकेंड, 5 6 7 8, जैसे ही 8 आया मेरा ऑन हो गया। अब मुझे स्टॉप करना है तो मैंने स्टॉप कर दिया। तो इस तरीके से आप उन एग्जांपल्स को आप अपने इसमें भी प्रोग्राम कर सकते हो। अभी ये क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था कि हमारा ऑफ डिले मोटर इज लुब्रिकेंट पंप मोटर आर बोथ टर्निंग ऑन कॉन्करेंटली, दोनों एक साथ ऑन हो रहा है। आफ्टर अ मेन मोटर शट ऑफ द लुब्रिकेंट पंप रिमेन्स ऑन फॉर अ करस्पॉन्डिंग कॉस्ट टाइम। हमें चाहिए कि हमारा जो मेन मोटर जब शट ऑफ हो जाता है उसके बाद भी हमारा लुब्रिकेंट पंप ऑन रहे 10 सेकेंड तक, ठीक है। हमें क्या बनाना है, हमें ऑफ डिले टाइमर बनाना है। ऑफ डिले टाइमर के लिए क्या हमारा
हमें ऑफ डिले टाइमर के लिए क्या बनाया है हमने अभी आप देख सकते हो मोटर को जैसे ही ऑन किया, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक टाइमर ऑन कर दिया। दोनों की आउटपुट कंडीशंस को रीड करके, दोनों की आउटपुट कंडीशंस को रीड करके हमने एक टाइमर चला दिया यहाँ पे। यस, दोनों की आउटपुट कंडीशंस को रीड करके हमने एक टाइमर चला दिया। जैसे ही मेरा मोटर ऊपर वाला बंद होता है, टाइमर चालू हो जाता है, टाइमर ऑन हो जाएगा, तो उस बाद लुब्रिकेशन पंप भी बंद हो जाएगा। तो अभी आप ये चीज़ इसमें कई तरीके से बना सकते हो। इसके अंदर अगर मेरे को बनाना रहेगा अगर मेरे को इसमें प्रोग्राम में बनाना रहे, तो जैसे ही मैंने M0 ऑन किया, मेरा क्या है, M0 के साथ आउटपुट भी ऑन हो जाए। ओके, आउटपुट जैसे ही ऑन हो गया मेरा, मेरा साथ ही टाइमर चलना चालू हो गया। मेरा टाइमर जैसे ही टाइमर चालू हो गया मेरा आउटपुट ऑन हो गया। जैसे ही आउटपुट ऑन हो, मीन्स दोनों आउटपुट मैं ऑन कर देता हूँ। सेट Y1, मैंने दोनों आउटपुट ऑन कर दिए। अब मुझे इसके अंदर डिले चाहिए। कब डिले चाहिए? जब मेरा ये ऑफ हो जाए। तो मैंने क्या किया, मेरा Y0 ऑन हो, सॉरी, Y0 ऑन रहे, ऑन ना रहे, और Y1 ऑन रहे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टाइमर चला दिया। टाइमर चला दिया T1 K100। ओके, ये टाइमर मैंने चला दिया। अब ये टाइमर जैसे ही मैं टाइमर मेरा चल गया। अभी क्या, मेरा Y0 ऑन है, ठीक है। इस केस में मेरा टाइमर चल गया। मेरा ये तो कैसे भी नहीं चल पाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा कंडीशंस मिसमैच हो जाएंगे। मैं इधर क्या डालूँ, इसे मैं डालता हूँ M1। जैसे ही M1 आया, यहाँ मैंने M1 को सेट कर दिया, M1 पुट ऑन हो गया। जैसे T1 आएगा, सेट M1। तो ये एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हो। X1, ठीक है। तो अभी जैसे ही मैं ऑफ डिले की बात करूँगा, पहले प्रोग्राम लोड कर देता हूँ। मैंने कर दिया प्रोग्राम लोड, एग्जीक्यूट, क्लोज। अब मैं गया ऑनलाइन। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मेरा आउटपुट हो गया स्टार्ट। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मेरा आउटपुट हो गया स्टार्ट, ठीक है ना। अब मैं जैसे ही बंद करूँगा, 100 सेकेंड, इसे टाइमर को मेरे को थोड़ा सा मैं और बढ़ा देता हूँ। ओके,
मैं गया, टाइमर को मैंने बढ़ा दिया। ताकि अपने को दिखे। लोड, कंपाइल। हम्म। ओके, मैंने क्या किया, रीसेट कैसे हो जा रहा है। ओके, तो इसे रीसेट नहीं करना, किसी और से। अभी हम ये इस तरीके से करके देख लेते हैं। लुब्रिकेशन बाद में ही बंद होगा, डायरेक्ट हम बंद करेंगे नहीं उसे, बिकॉज प्रॉब्लम आएगी। ऐसा उस प्रोग्राम में कहा था। तो मैं इसे लोड कर देता हूँ दोबारा से। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है फ्रेंड्स, बिकॉज अभी आप देख रहे हो ना, समझाना भी है और चीज़ें भी सही करनी है ताकि आप लोग को समझ में आए। अभी आप देख रहे हो ऑन हो गया। अरे यार, वाई। अभी देखते हैं। तो ये प्रोग्राम आप भी बना सकते हो, बेस्ट प्रैक्टिस मैं तो समझा रहा हूँ आपको। प्रोग्राम कई तरीके से बनते हैं, किसी तरीके से भी। एक्चुअल में बस फिजिकली हमें वो सीक्वेंस दिखना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट। तो ऑफ डिले टाइमर का आप यूज़ कर सकते हो, यही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी। आप देख रहे हो अभी ये 400 मिली सेकेंड की आई गेस इसकी पल्स है, और 40 सेकेंड बाद ये बंद करेगा। तो ऐसे ही आप भी डाल सकते हो डिले, जितनी भी बार आप उसमें प्रोग्राम में क्या था, आई गेस 8 सेकेंड था ना। 80, लोड, लोड। यस। तो अभी आप देख सकते हो, जैसे मैं ऑन करूँगा, ठीक है ना। अब मैं जैसे ही स्टॉप करूँगा, अभी मेरे दो आउटपुट ऑन हैं, जैसे मैं स्टॉप करूँगा पहला वाला तो बंद हो गया, ये 8 सेकेंड बाद बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी ऑफ डिले टाइमर बना सकते हो, और हर बार ये ऐसे ही बंद होगा, ठीक है ना। तो अभी क्या, इस तरीके से आप भी बना सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही बनाओ, हर बार हर किसी का अलग कंसेप्ट हो सकता है। अब पार्ट सेकंड में आते हैं कि हम टाइमर्स, जो हमारे रूटीन टाइमर्स हैं, सब रूटीन टाइमर्स हैं, हम वो कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो जो रूटीन टाइमर्स हैं, अभी आपने कुछ देखे होंगे एग्जांपल, जिसमें क्या हम कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले बनाते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि हमारा एक मेन प्रोग्राम है, उसके बाद एक हमारा सेकेंडरी प्रोग्राम है जिससे कि मेन प्रोग्राम जुड़ा हुआ है। जैसे कि इमेजिन करिए, मैं फिर से एक प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें क्या मैं पॉइंटर्स यूज़ करूँगा। मैं डिलीट करता हूँ ये सब, डिलीट किया। मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम शुरू से बनाया जिसमें क्या, मैंने एक इनपुट लिया,
x0 और उससे कॉल कर दिया p0, कॉल कर दिया p0 और जैसे ही p0 कॉल किया, p0 में क्या मैंने एक टाइमर डाला t0, t0 से मैंने क्या किया 7, मैंने y0 ऑन करा दी, फिर मैंने एक ऐसे ही टाइमर डाला t192 या कोई और भी टाइमर डाल सकता हूँ मैं t192 और आउटपुट हमने डाल दिया 1। सेम इसी तरीके से t250 डाला और आउटपुट डाल दिया मैंने 2। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया p0। ठीक है, पॉइंटर 0 जैसे ही कॉल होगा और x1 प्रेस होगा, मीन्स x1 इनपुट आ रहा होगा, तो मैं एक टाइमर चला दूंगा, टाइमर सारे चला दूंगा, t0 चला दूंगा k100 तक और t192 चला दूंगा k200 तक और t240 250 चला दूंगा k200 तक। ठीक है, 300 डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ही इंसर्ट करूँगा, fnd फंक्शन int। ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, टाइमर ऑन करके मैंने क्या ऑन कर दिए ये सारे, और फिर मैं रिटर्न हो जाता हूँ RET। ठीक है, तो मैंने एक ये प्रोग्राम बनाया जिससे कि क्या कंपाइल करके रन करते हैं। तो अभी आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, जैसे ये इनपुट होगा पॉइंटर ज़ीरो कॉल होगा, पॉइंटर ज़ीरो कॉल होगा तो ये चेक करेगा इस प्रोग्राम को और इसके टाइमर को रन कर देगा, रन करके फिर ये यहाँ पे आउटपुट उस हिसाब से दे देगा। अगर वैसा आ रहा होगा तो एक बार इसे हम कंपाइल करके लोड करके चेक कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए। तो इस तरीके से रूटीन कॉलिंग भी आप कर सकते हो, ट्रांजिशन के बेसिस में पर्टिकुलर प्रोग्राम को कॉल कर सकते हो। अभी यहाँ पे x1 को मैं ऑफ कर देता हूँ, ऑन कर दिया यहाँ पे। इसे ऑन करने से टाइमर नहीं चल रहा बिकॉज ये रूटीन कॉल नहीं हो रखा। जैसे मैं इसे ऑन करूँगा आपका टाइमर देखो चालू हो गया, टाइमर आपका चालू होगा और ये आउटपुट दे देगा। तो इस तरीके से आप सब रूटीन्स की फॉर्म में भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो पॉइंटर वाला कंसेप्ट और सब रूटीन वाला कंसेप्ट यही था जो कि मैं चाहता था आपको बताना। अभी यहाँ पे एक काम हो रहा है जो कि किसी को समझ में आए कि भाई ये आउटपुट क्यों ऑन नहीं हो रहे, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है, ये आउटपुट क्यों नहीं ऑन हो रहे हो, कोई मुझे बता सकता है? तो अगर आपको समझ में आए कि क्यों ऑन नहीं हो रहे तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और ये आपकी एक एक्सरसाइज है कि क्यों ऑन नहीं हो रहे हैं, ये आप लोगों को चेक करना है। ठीक है ना? तो जैसे ही मैं ऑफ करूँगा, क्योंकि पॉइंटर कॉल हो रखा था इस वजह से ये आउटपुट ऑन नहीं हो रहा है, बिकॉज ये प्रोग्राम रूटीन में घुसा हुआ था, रूटीन के अंदर मीन्स इधर घुसा हुआ था। जैसे ही मैंने पॉइंटर को ऑफ किया, पॉइंटर की कॉलिंग को ऑफ किया, पुट अपना मेन प्रोग्राम में आ गया, मेन प्रोग्राम में आते ही आउटपुट ऑन हो गए। तो आप लोग ये चीज़ चेक करना, खुद से बना के देखना, तभी इसका फ़ायदा भी होगा। और फिर आगे चलते हैं। तो रूटीन्स में इतना ही था। रिटेंटिव टाइमर्स आप यूज़ कर सकते हो, रूटीन टाइमर्स और इंटरप्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, ये वाली रेंज है। और इंड इंस्ट्रक्शन आपने हमेशा यूज़ करनी है मेन प्रोग्राम बनाने के बाद, और रिटर्न भी आपको यूज़ करना रहेगा जब आप वापस रिटर्न करोगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना
रूटीन। अब आता है टाइमर की एक्यूरेसी। टाइमर की एक्यूरेसी पे बात तब आती है जब अपना जो साइकिल टाइम हो जाता है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्लॉक पल्स ना कई बार एक क्लॉक पल्स कई बार काउंट कर लेता है। तो ये एक्यूरेट रहे, टाइमर एक्यूरेटली काउंट टू और मोर क्लॉक प्लस पल्स अकॉर्डिंगली अगर टाइम पीएलसी का स्कैन टाइम ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी रहती है कि हमारा टाइमर तभी स्टार्ट करे काउंटिंग, और टाइमर की एक्यूरेसी हम इसी हिसाब से बना के चलेंगे कि भाई ठीक है, स्कैन टाइम के हिसाब से हमें देखना रहेगा। स्कैन टाइम अगर ज़्यादा होगा तो हमारा टाइमर ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा टू और मोर क्लॉक, ऐसा हमारा टाइमर रहता है। इस वजह से ये एक्यूरेसी इसकी बनी रहती है। अब बात आती है टाइमर एक्यूरेसी कंटिन्यू। तो प्रॉब्लम कितनी आ सकती है और कितना ज़्यादा हो सकता है, तो आपको पता है टाइमर ये रहा अपना, टाइमर की प्रीसेट वैल्यू प्लस टाइमर का स्कैन टाइम माइनस अल्फ़ा। और अल्फ़ा क्या है? टाइमर का बेस टाइम। यही इन दोनों टाइम को ऐड करके जो माइनस अल्फ़ा, तो उतनी ही प्रॉब्लम हो सकती है उसकी एक्यूरेसी में, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो अगर एक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम कर रखा है बिफोर कॉल इंस्ट्रक्शन, मैक्सिमम एक्यूरेसी 0 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ऑफ टी ओ इन मोस्ट केस। तो जो आपका पीएलसी स्कैन टाइम है ना उसके डबल हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब आती है एक एस टी एम आर इंस्ट्रक्शन। एस टी एम आर इंस्ट्रक्शन वही ऑफ डिले देने के लिए है। अभी क्या इसको हम समझ लेते हैं, ये लोग ये इंस्ट्रक्शन आप लोग खुद यूज़ करके देख लेना। इसमें क्या है, एस टी एम आर इंस्ट्रक्शन में क्या करते हो आप, स्पेशल टाइप ऑफ टाइमर है जिसमें क्या जो T10 है वो वैल्यू दे देगा K100। T10 के अंदर K100 वैल्यू चली जाएगी, मीन्स इसका प्रीसेट K100 है, और उतनी देर के बाद ये M0 को ऑन कर देगा। आई गेस ऐसा है, सॉरी, उतनी देर के बाद ये M0 को ऑफ कर देगा, ऐसा है। और M1 को ये क्या कर देगा, मीन्स उसके अगले 4 इंटरवल पे, मीन्स M0 M1 M2 M3 पे कुछ ना कुछ देगा, डिपेंड करता है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको मैनुअल से मिल सकती है। तो अभी क्या M0 को क्या ये अगले 10 सेकंड बाद ऑफ कर देगा। तो अभी जैसे मान लो हमें ऑफ डिले टाइमर चाहिए था, तो हमने क्या किया, एस टी एम आर इंस्ट्रक्शन यूज़ कर ली, अपना आउटपुट यूज़ किया, आउटपुट से डायरेक्ट हमने एस टी एम आर इंस्ट्रक्शन ऑन की। जैसे ही ये बंद होगा, ये जैसे ही बंद होगा उसके 10 सेकंड बाद M0 भी बंद हो जाएगा। M0 ऑन रखेगा तब तक, और थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाएगा। तो आप ऑफ डिले टाइमर के लिए एस टी एम आर को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हैं और इन्फॉर्मेशन चाहिए हमसे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशनल लगा, तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और कुछ और चाहिए तो आप हमें वो बताइए। तो थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा, 1 घंटे का ऑलमोस्ट ये लेक्चर हो गया, बट इतना मैंने प्लान नहीं किया था, बट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कन्वे की है होपफुली, जो कि आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।